Don't you ever teach phone को करनी ऐसा लगता है whether we are using a has and not. Google पे बैठ Google is हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग एवरीवन। अरे वाह मंजू राबिया, आज सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों से जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ओके, तो चलिए, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग कृशाली। और मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? कभी कभी माइक जो होता है ना। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग कृशाली। और मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? तो चलिए आज आ जाते हैं हमारे स्टार्टिंग बेस पर, जिस पे हमने स्टार्ट कर दिया था कल। ओके, तो ये सारे हिंदी हमारे जो नोट्स है कल से लेकर आज जो है ये नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ओके, सो कोई इशू नहीं रहेगा आपको, यानी ये इशू ऑफ शेयर्स के लिए मैंने रुकाया हुआ था वॉइस। ओके, वॉइस क्लियर है राबिया? मुझे ऐसा लगा क्लियर नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया था, मैंने आज इशू ऑफ शेयर्स का पूरा रिकॉर्ड बना दिया है, तो आज ही नोट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। खुशहाली कल के नोट्स मिल गए क्या आपको, या वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपको नहीं मिल रही थी, कोई इशू आ रहा था, वो हो गया सॉर्ट आउट? नहीं मैम। ओके, मैं सर से कल मैंने कर दिया था। ओके, तो मैं सर से आज दोबारा वापस से एक बार ये डिस्कशन कर लेती हूँ। 2499 का आपका जो है 12 मंथ का कोर्स है डियर, के 6 मंथ का कोर्स है? 2499 के भी 2 कोर्सेस है, कॉमर्स की 2499 का, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डिंग। डियर इकोनॉमिक्स की वीडियो रिकॉर्डिंग है, इकोनॉमिक्स के नीचे वाले कंटेंट में आप जाओगे ना, कॉमर्स लिखा हुआ है, देखो कॉमर्स। मैंने भी चेक किया 2499 में पहले इकोनॉमिक्स है, उसके बाद देखो कॉमर्स का फोल्डर बना हुआ है, तो कॉमर्स के अंदर आप जाओ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी डियर। मैंने कल ही चेक किया था, स्टिल एक बार फिर चेक कर लो आप, मैं सर को आगे इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है, ओके, मैं भी एक बार वापस से रीचेक कर लूंगी। ठीक है, चलो अभी हमने देखा प्रोसीजर ऑफ कैश के हिसाब से देखना था। कल हमने देखा था कि शेयर्स जो होता है क्या होता है, अगर उसकी एप्लीकेशंस आती है, ठीक है ना, तो हम लोगों ने मतलब उधारी में किस तरह से एक दूसरे से शेयर एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्हाट इज अ प्रोसीजर। ओके ठीक है कृशाली, मैं आज ही सर को व्हाट्सएप अभी ही कर देती हूँ। एक सेकेंड रुकिए, कोई इशू नहीं है। चलो आ जाते हैं हमारे अच्छे से, ठीक है। गुड इवनिंग, ये कौन है? जान जनक दुलारी देवी। ओके, जनक दुलारी देवी, गुड इवनिंग डियर। आप न्यू कंटेंट हो हमारे लिए, तो वेरी 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 गुड इवनिंग। तो चलिए, कल का एक छोटा सा मैं पार्ट जो है बेसिक आपको एक बता देना चाहती हूँ।
क्योंकि एक स्टूडेंट हमारे साथ नहीं है और आपको पता है कि मेरे लिए एक 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 हो या सब हो, तो थोड़ा सा हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं डियर। पहले तो इशू ऑफ शेयर्स के बारे में जानकी दुलारी जी या देवी जी, मैं आपको देवी बोलूंगी, ओके। तो आप इस इशू ऑफ शेयर्स के बारे में क्या जानते हो, कैसे जानते हो? रुकमणी कहाँ गई? जब तक रुकमणी भी आ जाएगी ना, यस ओके, जब तक रुकमणी भी आ जाएगी तो डोंट यू वरीड अबाउट दैट। तो चलिए, हाँ, यस रिचा, वेरी 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 गुड इवनिंग। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो उसके लिए हम जो है ये टॉपिक न्यू है, हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, सेकंड यूनिट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग के अंदर पे हमने जो दिया ऑडिटिंग के बेस में हम लोगों ने, नहीं कॉर्पोरेट हम लोग का चला अकाउंटिंग, इज दिस क्लियर? ऑडिटिंग खत्म हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। रीचा गुड इवनिंग, रीटा गुड इवनिंग, ओके। तो हमारा तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर सब में पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? शेयर्स के बारे में बात करते हैं। शेयर्स क्या हो जाते हैं? एक स्पेसिफिक अमाउंट जो हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? इतनी सी बात उसको ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ आ चुकी होगी, ओके। टाइप्स ऑफ शेयर, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। देखो जिसको हम वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं ना, जैसे जिसको हम मान सम्मान देते हैं, इंटरनली मुझे आप लोगों से पैसों की जरूरत है, मैंने आपसे पैसा मांग लिया, तो आप लोगों ने मुझे पैसा इन्वेस्ट किया, इट इज कॉल्ड अ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर, मार्केट से पब्लिक से पैसा उठाया, उसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर, ओके। प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, हम कैसे करेंगे? एक एप्लीकेशन देंगे, प्रोस्पेक्टस देंगे कि पापा शेयर्स कंपनी के इशू हो गए, आओ और खरीद लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो शेयर्स को लेने देने में ऊपर के जो खर्चे आ जाते हैं, इट इज कॉल्ड अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके। फिर आ जाएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के जो है तीन कंटेंट है। एक इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर, जिससे हमने कोई चीज खरीदी और उसको हमने पैसे की जगह पे शेयर्स चिटका दिए, इट इज कॉल्ड द इशू ऑफ शेयर टू द वेंडर। अगर हमने किसी प्रमोटर को, जिसने हमको एडवर्टीजमेंट करने के लिए हेल्प करी, जो हमारी कंपनी को प्रमोट कर रहा है, उसको ये हमने क्या दे दिए? पैसे की जगह पे कुछ शेयर्स कंपनी में दे दिए, ठीक है। स्वीट इक्विटी शेयर्स, राबिया स्लाइड्स दिया, ये कल की स्लाइड्स है, ओके संजना। यहाँ मेरे इधर तो नेटवर्क आज फुल बता रहा है, चेक किया है कंटेंट में, मे भी कुछ इश्यूज हो गए। सो मैं पहले एक 5 मिनट्स का बैकअप दे रही थी आपको कल का, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम लोग क्या करेंगे? इशू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर्स, हम लोग क्या करेंगे? प्रमोटर्स को दे दिया। फिर स्वीट इक्विटी शेयर्स, लालच में, मतलब कि चलो बाबा हमारी कंपनी को एम्प्लॉय को यानी काम के लिए चुस्ती फुर्ती देना है कि बाबा चलो तुम लोग भी कंपनी के ओनर के इसमें आ जाओ, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? थोड़ा सा शेयर्स को एज ए गिफ्ट दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? स्वीट इक्विटी शेयर्स। अब आ जाते हैं हमारा आज का टॉपिक है प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर द कैश। अब हमने क्या किया था? उधारी पे शेयर्स का लेन देन देख लिया था, है ना, एक दूसरे को बार्टर सिस्टम टाइप में देख लिया था। मेरी रुकमनी, राबिया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? मैंने बताया ना, अभी ये सिंपल और स्वीट से कंटेंट है जो आपको बहुत इजीली अंडरस्टूड होने चाहिए कि उसका प्रोसीजर क्या है। तो सब में पहले एप्लीकेशन, एडमिशन का याद रखो प्रोसेस, कि हम लोगों को कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उसके लिए सब में पहले क्या फिल करना होता है? एप्लीकेशन फॉर्म। तो वैसे ही जब अगर आपको शेयर्स खरीदने होते हैं तो एक प्रोस्पेक्टिव इशू होता है कंपनी की तरफ से, एक पैम्पलेट दे देंगे, एक उसके अंदर फॉर्म फिलअप होगा, वो फॉर्म आपको क्या करना होगा? फिल करके कंपनी को मेल करना होगा या फिर रजिस्टर एड्रेस पे उसको पोस्ट करना होगा। पहले पोस्टिंग वगैरह का होता था, अभी क्या हो जाता है? ये करते हैं, पोस्टिंग वगैरह के चार्जेस कम हो गए, अभी हम लोग डायरेक्ट मेल कर लेते हैं, ठीक है। मेल के बाद या फिर एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे फॉर्म आता है, जैसे यूजीसी नेट वगैरह का हम भरते, तो उसके अंदर हम लोग को एक साथ में स्टार्टिंग में ही पूरा पैसा नहीं भरना रहता है। 5% इशुइंग प्राइस उसका
should not be less than the 5% issuing price. The application money should not be less than the 5% of issuing price. Like issue of shares, अगर मैंने 1 लाख इशू किया है, ठीक है, देखो इशूइंग के लिए ना एक चीज याद रखो, अभी मैंने किया कि मैंने एक ऑथराइज कैपिटल डिसाइड किया कि मेरे को 10,000 इक्विटी शेयर्स में को या 1 लाख इक्विटी शेयर्स में को इशू करने हैं। ओके, कितने रुपीस के हिसाब से इशू करने हैं? 100 रुपीज के हिसाब से लेने हैं। ओके, यानी मुझे इतना पैसा कलेक्शन करना है, ये मैंने ऑथराइज बना के रख दिया कि मुझे इतना पैसा बनाना है, इसे हम कहते हैं ऑथराइज। ठीक है, थोड़ा जूम, ओके वेट, now it is clear. ये क्लियर है आपको स्लाइड? यस रीचा, इट इज क्लियर? रीचा, यस, ओके, यस, ओके। तो ऑथराइज कैपिटल मैंने डिसाइड किया कि मुझे कितना कैपिटल लेना है, कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है, 1 लाख रुपए का शेयर्स अगर इशू करेंगे 100 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, तो उतना पैसा हम लोग को कलेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं होता कि 100 रुपीज हम एक साथ डिमांड करेंगे, पहले थोड़ा पैसा किससे लेंगे? एप्लीकेशन मनी से लेंगे, फिर थोड़ा पैसा किससे लेंगे? अलॉटमेंट से लेंगे, फिर फर्स्ट कॉल से लेंगे, फिर सेकेंड कॉल से लेंगे, है ना। जैसा अभी इंस्टॉलमेंट पे फीस अगर हम लोग स्कूल की कॉलेज की पे करनी होती है, तो कॉलेज वाले एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके साथ 100 रुपए लेते हैं और बोलते हैं ना 1,000-2,000 रुपए आप भर दो, ठीक है। तो वैसा ये प्रोसीजर होता है कि एप्लीकेशन मनी जो होता है हम लोगों को, सब में पहला हम लोग को कितना भरना रहता है? 1,000 शेयर का, मतलब 1 लाख रुपीज शेयर्स का, ठीक है। ये हमने कितने बनाए थे? 1 लाख शेयर्स का। तो हम लोग को 100 रुपए के हिसाब से, तो फर्स्ट कॉल पर अगर हमने देखो सेकेंड कॉल पे 30 रुपीज ले लिए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज ले लिए, कितना हो गया? 60 हो गया, 70, 80, यहाँ पर 20 रुपीज अलॉटमेंट पे ले लेंगे, 20 रुपीज एप्लीकेशन पे ले लेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना हम लोग, सिंपल है। तो ये एक प्रोसीजर होता है इशू करने का। तो कंपनी ने क्या किया है? इशू का कैसे करेंगे? एप्लीकेशन जब आप कंपनी को फिल करेंगे तो उस टाइम पे आपको कितना पे करना होगा? जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा, 20 रुपया 30 रुपए के हिसाब से शेयर्स की वैल्यू जो होगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? एप्लीकेशन टॉपिक क्लियर है? ओके, एक 2 मिनट्स आई एम जस्ट होल्डिंग फॉर द अजान। हाँ, पहले शेयर्स की भागीदारी होती थी, अब भी क्या करेंगे? शेयर्स को कैश में लेना है, पैसा जमा करना है, तो वी शुड हैव टू बी नीड अ कैश वैल्यू। So how we are going to be collect the cash? We should have to be know it. Okay. So it is the first application money. How to apply for the application money? Now, next procedure is, उसके बाद आ जाएगा allotment. Okay. Then allotment. How? What do you mean by the allotment? तो देखो allotment, इसको भी zoom कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा. Then you should know that clearly. Okay. चलो. Now it is okay to you? क्लियर है डियर? ओके, तो चलो आ जाते हैं हम लोग अलॉटमेंट पे। व्हाट डू यू मीन बाय द अलॉटमेंट? द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द परचेज ऑफ अ शेयर। अब अलॉटमेंट, अभी क्या कर दिया?
एप्लीकेशन होने के बाद देखो दो प्रोसीजर होते हैं। एप्लीकेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट करते हैं। ओके, अभी अगर हमने एडमिशन लेना है, मैंने एडमिशन का एक क्राइटेरिया बहुत सिंपल और स्वीट है, जिससे शेयर्स का कंसेप्ट बहुत इजीली अंडरस्टूड होता है। अभी कॉलेज के अंदर आप लोगों ने सीट्स अवेलेबल है 40 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एक मिनिमम एक क्राइटेरिया बता रहे कि 40 सीट्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म कितने आए, 80 लोगों के या 60 लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आए। तो हमने 40 जो सीट चाहिए थी उसको छांट लिया कि जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले हैं उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बाकी को क्या कर दिया, 20 को रिजेक्ट कर लिया। ये एक प्रोसीजर हो गया। सेम वही शेयर्स के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम लोग पेपर में एप्लीकेशन आती है तो वी आर जस्ट सिलेक्टिंग अवर डेट के कौन हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए लाइबल है, हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक क्राइटेरिया होता है। और बाकी के जो 20 नंबर ऑफ शेयर्स थे वो क्या करते हैं, हम रिजेक्शन पे दे देते हैं, यानी उनको कैंसिल कर देते हैं, उनको बता देते कि बाबा आपको अभी हम शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, सीट फुल हो गए। दिस इज क्लियर। सेकेंड क्राइटेरिया क्या बोलता है कि कंपनी बोलती है आता हुआ माल आने दो। अगर 40 लोगों ने अप्लाई किया, 40 सीट अवेलेबल थी ना, तो 60 लोग थे ना, तो एक बेंच पे 3-3 स्टूडेंट बिठा लेंगे। वैसा करके वो क्या करते हैं, प्रो रेटा बेसिस, इट इज कॉल्ड अ प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिस। इज दिस क्लियर? इट इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिस। उसको क्या कर लेते हैं कि बाबा एडजस्ट कर लेंगे, चलो ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा आता है आने दो। इज दिस क्लियर? तो कंपनी अलॉटमेंट में दो तरीके के अलॉटमेंट कर लेती है। जिनको एक्सेप्ट करना है उनसे क्या करती है, इशू का लेटर दे देती है और उनको बोलती है वेलकम टू द कंपनी, ठीक है। जैसा मैंने बोला वेलकम टू द फिलर फॉर्म, तो वैसे हमने क्या कर दिया, वेलकम टू द फिलर फॉर्म। अभी हम लोग ये ऐप पे ले रहे हैं ना, तो मिनिमम लिमिट होगी मे बी 200 या 500 स्टूडेंट की। ओके, अगर मेरा लेक्चर अच्छा चल पड़ा, ठीक है, 1000 से अबव चले जाएंगे तो मुझे पेड सब्सक्रिप्शन कुछ और अच्छा सा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं बोलूंगी नहीं आ जाओ राबिया स्क्रीन शेयर कर लो, एक जूम में जो है 40 लोग रहते हैं तो छोटे छोटे दिखेंगे, ऐसा कर लो। ऐसा करके हमने इसको एडजस्ट करवा के ले लेना। तो एडजस्टमेंट के बेस पर आगे उनको ले लेना, कंपनी में इन कर लेना। इट इज कॉल्ड अ प्रो रेटा बेसिस। इज दिस क्लियर? एनी डाउट related to the allotment? यस, सिंपल है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यस, नो डाउट, ओके क्लियर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मैं इसको भी जरा जूम कर लूं, वेट। देखो यही मैंने आपको बता दिया। ओके, पार्शियल अलॉटमेंट यानी प्रो रेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो अभी अलॉटमेंट की जब बात आ जाएगी, है ना, तो अलॉटमेंट की जब बात आ जाएगी तो या तो 40 मैंने बताया नंबर ऑफ सीट मेरे पास कितनी अवेलेबल है, 40 है। तो या तो 40 से कम लोग अप्लाई करेंगे, 30 लोग मेरे पास अप्लाई करेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 40 लोगों से ज्यादा नहीं यानी 60 लोगों ने अप्लाई कर लिया तो इसको बोल देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। इज दिस क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय द अंडर सब्सक्रिप्शन? कम लोगों ने अप्लाई किया तो इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उसको बोल देंगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हम लोगों ने एडजस्ट करके ले लिया, बाबा चाहे 60 लोग थे तो ये 20 लोगों को क्या कर लेंगे, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बिठा लेंगे हम लोग। ओके, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठ जाएंगे और उसको लेकर चले जाएंगे। इट इज कॉल्ड अ प्रो रेटा। इज दिस क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? प्लीज रिप्लाई मी। थैंक यू सो मच रीटा, नो डाउट, क्लियरली, यस। हाँ, अब आ जाते, ये स्लाइड आपको क्लियर है?
आप मुझे थंबनेल भेज सकते हो, क्लियर है तो, और अगर डाउट है तो आप लिखो डाउट, ठीक है। थंबनेल से मुझे पता चल जाएगा कि यस, कोई डाउट नहीं। ओके, चलो अब आ जाते हैं कॉल्स पर। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉल्स? ट्रिंग ट्रिंग, मेरा पैसा बाकी है, मैडम जी आपका इंस्टॉलमेंट डेट आ गया है, आप प्लीज पे कर दीजिए। इट इज कॉल्ड द व्हाट? कॉल्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉल? हेलो मैम, आपने जो शेयर्स लिया था उसका एप्लीकेशन मनी आपका बाकी है, सो प्लीज कम एंड पे योर फर्स्ट कॉल मनी। इट इज कॉल्ड द कॉल। गुड इवनिंग मैम, आपकी फीस बाकी है, प्लीज आप अपनी फीस पे कर दीजिए। इट इज कॉल्ड अ कॉल। इज दिस क्लियर? हाँ, तो ये क्या होता है, एटलीस्ट 5% पेबल विद द एप्लीकेशन, तो हम पे तो कर रहे हैं पहले ही, है ना। उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं कि बाबा जून में हाफ अमाउंट पे कर देना, फिर फर्स्ट टर्म में हाफ पे कर देना, फिर लास्ट टर्म में पे कर देना, फिर सेकेंड टर्म में पे कर देना। ऐसा हमने फैसिलिटी दी थी आपको। तो हमने क्या किया, रिमाइंडर के लिए कॉल करना, है ना। जैसा लोन लेते तो रिमाइंडर के लिए कॉल आता, भी मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। पहले क्या हो जाता था, कॉल करना पड़ता था पब्लिक को कि बाबा पैसे दो पैसे दो। अब कॉल्स इन अरियर, ठीक है, मैंने फोन उठाया ही नहीं, या मेरा फोन नॉट रीचेबल है, या मैंने मेरा फोन का नंबर बदल दिया, तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर, यानी आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया और उसके बाद हमारी तरफ से आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो ये क्या कहलाएगा, कॉल्स इन अरियर, यानी जिसने पैसा नहीं भरा, टाइम पर पैसा नहीं दिया, इट इज कॉल्ड अ कॉल्स इन अरियर। ओके, कुछ लोग रॉयल्टी वाले होते हैं भाई, कार बीर में आते हैं बच्चे आजकल तो बहुत, अभी तक हमको ऑटो रिक्शा में या पैदल भी जाना पड़ता है कभी कभी। ओके, तो कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को क्या कहते हैं, एडवांस फीस दे देते हैं कि मैडम पूरे साल की मेरे बच्चे की फीस ले लो, है ना, कोई टेंशन नहीं चाहिए मेरे को कि अभी बाकी है कि अभी पे करना है कि अभी ये करना है, तो आप पहले एडवांस में ले लो। ओके, कुछ स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट नहीं आ पाता साल भर तक, तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन अरियर। ये स्लाइड आपको क्लियर है? चलो, आज बड़े बड़े थंब मिल रहे हैं मुझे, मजा आ रही है। हाँ, फोरफिटेड ऑफ शेयर्स, कैंसल, कल से जो लेक्चर में नहीं आएगा उसको मैं ऐसा होल्डिंग में देते हैं। साइकिल से जाते हैं आज भी, यस राविया, हम भी जाते हैं यार, मजा आती है। चलो, फोरफिटेड ऑफ शेयर्स, फोरफिटेड ऑफ शेयर मतलब कैंसल, कॉल लगाया नहीं उठाया, पेमेंट दे दो नहीं किया, हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो वैसे कंपनी तो फायदे में रहती, भाई तू नहीं भर रहा है रहने दे, तेरे जो पैसे तूने भरा है वो तो तेरे को रिटर्न नहीं मिलेगा, वो तो हम खा जाएंगे। अब जो तूने आगे का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा वो हम तेरा क्या कर देते हैं, तेरी मेंबरशिप, ओके, तेरी शेयर होल्डरशिप हम क्या करेंगे, कैंसिल, तेरी शेयर होल्डरशिप हम क्या कर देंगे, कैंसिल। ओके, इट इज कॉल्ड द फोरफिटेड ऑफ शेयर। सिंपल है कि टाइम पे कॉल उसने रिसीव नहीं किया, पेमेंट टाइम पे नहीं दिया, टाइम लेने के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस शेयर्स को क्या कर देंगे, कैंसल। ओके, इज दिस क्लियर? हाँ, अभी वो कैंसिल कर दिया। अभी समझ लो राबिया से मैंने बोला राबिया फीस पे कर, राबिया ने बोला मैडम मैं 1 महीने बात करूंगी। राबिया को 1 महीने बाद कॉल किया, फोन नहीं उठा रही, राबिया को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं दे रही। रुकमनी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको बोला राबिया किधर है, बोले मैडम घर पर है, कल कल तो दिखी थी मुझे पिज्जा हट में पिज्जा खाती हुई। मैं बोले पिज्जा हट में पिज्जा खा रही है, मेरी फीस नहीं पे कर रही है, चलो अब उसका एडमिशन कैंसिल। तो हम वैसे क्या कहते हैं, जो शेयर होल्डर शेयर्स का अमाउंट पे नहीं कर पाता उसके शेयर्स को हमने क्या कर दिया था, फोरफिटेड कर दिया था। अब वो शेयर्स जो मेरे पास आप पड़े हुए, तो मुझे तो उसको री इशू करना पड़ेगा ना। अब मैं वापस से सेम वही एप्लीकेशन, पहले वो एक एडवर्टीजमेंट दूंगी, फिर एप्लीकेशन लूंगी, फिर सिलेक्ट करूंगी कि बाबा ये बंदा पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फिर उसको क्या करूंगी, वापस से जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा, इट इज कॉल्ड अ री इशू। इज दिस क्लियर? सिंपल ना। किसी को भी हम मिड टर्म में भी अगर एडमिशन देंगे
तो मिड टर्म में भी एडमिशन का सेम प्रोसीजर होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरो, एडमिशन का इंस्टॉलमेंट भरो, फिर इनसाइड आ जाओ, फिर बाद में पैसा दो। इज दिस क्लियर? हाँ, और सामने वाले ने जो पहले से फीस पे किया होता है वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। अगर मिड टर्म में कोई एडमिशन छोड़ के चला जाएगा तो उसको क्या है, अभी भी रूल है, पूरे साल की फीस पे करनी होती है, फिर जाओ, है ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, उसका पैसा भी खा लेंगे और नए वाले को भी बकरा बनाकर ले लेंगे कि ला बेटा पैसा लेकर आ, बस हमको पैसा चाहिए, हर जगह में पैसा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? पैसा, कैसा कैसा पैसा, संजना को बहुत हंसी आ गई। हाँ, रुक्मणी को रिपीट चाहिए। रुक्मणी, रीइशू ऑफ द फोरफिटेड ऑफ शेयर। रीइशू फोरफिटेड शेयर, ऐसे शेयर जिसको हमने क्या कर दिया था, जिसने पैसा नहीं भरा था उसको हमने कैंसिल कर दिया था। अब उसको वापस से क्या करेंगे, मार्केट में रीइशू करेंगे, यानी वापस से हम अनाउंसमेंट करेंगे कि बाबा हमारी कंपनी में इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है, कोई खरीदना चाहता है क्या, तो आओ और खरीदो। ठीक है, तो सेम उससे एप्लीकेशन फॉर्म भराया, सेम उससे एप्लीकेशन मनी ले लिया और उसके बाद उसको शेयर्स इशू कर दिया। इट इज कॉल्ड अ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। इज दिस क्लियर? यानी हमने पहले जो किया था उसमें से कुछ 200 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे किया टाइम पर, तो उनके वापस से क्या करते हैं हम, जो कैंसिल कर देते हैं उनके पास से ही पैसा लेना। अभी आगे उनसे पैसा मांगेंगे नहीं, उन्होंने जो पैसा भर दिया वो भर दिया, अभी उनको से कुछ लेना देना नहीं, कुछ पैसा उनको रिटर्न मिलेगा नहीं। अब वो शेयर उनके नाम पे से क्या हो गए, शेयर होल्डरशिप चली गई। अब वो शेयर उठाएंगे हम, यानी उतनी फैसिलिटी, उतना पेपर वर्क उठाएंगे हम और किसी और को दे देंगे। ठीक है राबिया, अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? रुक्मणी, राबिया, यस। रुक्मणी, रीटा को भी समझ गया, राबिया, खुशहाली को दिलवाएंगे। अच्छा, खुशहाली को दिलाएंगे, अच्छा ठीक है। चलो, खुशहाली अमीर आदमी है शायद। खुशहाली बेटा, प्यार से लेंगे हम, स्वीट इक्विटी शेयर। ओके, थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करेंगे आजकल प्यार से, तो हमारे माइंड में पूरा अकाउंट्स अकाउंट अकाउंट्स घूमता रहेगा, कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, ऐसा लगना चाहिए कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो कभी कभी कॉमर्स वाली बातें भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? हम लोगों को जब पैसा लिया है ना सामने वाले से, तो उसको कुछ तो प्रॉफिट देना पड़ेगा ना। तो हमने एक अमाउंट के लिए ना एक ऐसा, जैसे गुड लक बना के रखते हो ना, गुड लक, जो गुड लक बोलते हम पैसे जमा करके रखते, छोटे थे ना हम बचपन में, तो हमको साइकिल चाहिए होती थी, मम्मा बोलती थी तुम्हारे पैसे जमा करो, जो पैसे तुम्हारे जमा हो गए तो उससे तुम साइकिल खरीद लेना। इज दिस क्लियर? तो वो क्या करती थी, गुड लक में पैसे हम जमा करते थे, 1 रुपीज 2 रुपीज, अभी भी कभी कभी करते हैं, आदत है मेरी भी, अभी भी जमा करते हैं वैसे। तो वैसे ही हमने कंपनी भी क्या करती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं ना भाई, उनको तो मान सम्मान देना है, उन्होंने अभी जानने पहचाने वाले हैं। अगर उनको पैसा टाइम पर उनको प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया तो वो तो इज्जत निकाल देगा आदमी, नाम खराब हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो क्या हम दिखा देंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमको क्या करना है, पैसा रिटर्न देना है ना, प्रॉफिट का पैसा रिटर्न देना है, उनका कैपिटल का पैसा रिटर्न देना है। तो उनके प्रॉफिट के पैसे रिटर्न देने के लिए हमने एक अकाउंट साइड में क्रिएट करके रख दिया था कि बाबा यहाँ पर स्पेसिफिक अमाउंट उठा के रख देते हैं और इसमें से पैसा किसको देते जाएंगे, जो भी प्रॉफिट का पैसा उसमें जमा करते जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते जाएंगे। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ऐसा अकाउंट, ऐसा मतलब समझ लो चीज बना के रख दिए साइड में, अकाउंट बना के रख दिया है जिसके अंदर हम ऐसा पैसे जमा करते जा रहे हैं कि इन फ्यूचर उसका प्रॉफिट जो है उसमें से उठाकर किसको देना है, हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। नाउ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अवेलेबल,
Usually the revenue profit or the profit available for the dividend can be used to create a capital redemption reserve. हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कौन सा पैसा डालेंगे, यानी रिवेन्यू प्रॉफिट जो भी हम लोगों ने बिजनेस में अभी तक अर्न किया है, ओके, वो वाला प्रॉफिट डालेंगे, या फिर हमने डिविडेंड पे करने के लिए जो भी पैसा उठा के रखा था वो वाला पैसा क्या करेंगे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, किसके लिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए, ठीक है। जैसा कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, revenue portion of profit on the sales of a investment, revenue portion of a profit or sales of a fixed asset, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड। देखो ये सारे फंड वगैरह मतलब सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि हम लोग को क्या करना रहता है। मालूम है, आप लोगों ने मुझसे शादी करोगी मूवी देखा है सलमान खान की, बहन की शादी के लिए गुड लक, माँ के इलाज के लिए गुड लक, है ना, फिर वो प्रियंका चोपड़ा को नींद पड़ती है तो सारे गुड लक फोड़ देता है, सिंपल। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हमने अलग अलग क्या करके रखा है बाबा, अगर हम लोगों को रिजर्व रखना है, कुछ पैसा साइड में रखना है तो उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व, ओके। डिविडेंड, हमको साल के एंडिंग में डिविडेंड पे करना है तो कंपनी थोड़ा पैसा साइड में इधर उठा के रखती है, बाबा साल के एंडिंग में इसमें से डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। रेवेन्यू पोर्शन प्रॉफिट, जितना अपन बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं रेगुलर, उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक बाजू में उठा के रख दिया, ओके। सेल्स ऑफ फर्नीचर बेचा, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसको सेल कर दिया, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते ना, वो अगर सेल कर दिया तो प्रॉफिट आया, या सेल्स का पैसा आया वो एक डब्बे में उठा के रख दिया। तो ये क्या है, डब्बे, ये हमारे अलग अलग तरह के गुल्लक है, ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट। तो अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा कहाँ से आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा कहाँ से आता है, तो ये सारे अलग अलग गुल्लक जो हम बना के रखे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन के लिए पैसा हम जो है इसमें से यूटिलाइज करेंगे। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? आप बोलोगे मैडम मूवी भी दिखा देती है, अब जिसने नहीं देखा होगा वो जाके देखो, मुझसे शादी करोगी, किस लिए देखना है, सलमान खान को नहीं, प्रियंका को देखने के लिए नहीं, कॉमेडी नहीं देखनी है राजपाल यादव की, हमको गुड लक देखना है, सलमान खान ने गुड लक जमा किया था कि नहीं, सिंपल। बस आज का टॉपिक हमारा इतना ही लिया था मैंने आप लोगों के लिए, एक बार वापस से बता देती हूँ। देखो, अगर हम लोगों ने कोई चीज, ठीक है, क्या किया हमने, कोई चीज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है कि हमको कुछ पैसा उठाकर रखना है, तो हम कुछ पैसे कैसा उठा के रखेंगे, सिंपल सी बात है। देखो अभी आप लोगों में से कितने लोग, मैम ऐसे स्लाइड को रिपीट कर दीजिए, हाँ मैं रिपीट करती हूँ, पहले एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्लियर कर लूँ। आप में से, हम सब एक मतलब फीमेल है, आप में से कितने लोगों की शादी तो नहीं हुई होगी, है ना, तो शादी के लिए पैसा लगेगा, पढ़ाई के लिए पैसा लगेगा, है ना, और मंथ की हम लोगों को पॉकेट मनी के लिए पैसा लगेगा, सिंपल है। तो आप क्या करोगे, अगर मम्मा ने बोला कि बेटा तू जो भी कमा रही है उसमें से तू थोड़ा थोड़ा पैसा तेरा उठा के रख, तेरी शादी में काम आ जाएगा, तो तुम क्या करोगे, पिज्जा पार्टी में से नहीं, 4 पिज्जा नहीं खाएंगे, 3 पिज्जा खाएंगे, एक पिज्जा का पैसा मैंने उठा के रख दिया शादी के खर्चे के लिए। फिर इसके अंदर शॉपिंग में लिया, अरे ईद का शॉपिंग आ गया, नहीं, इसमें से ईद की शॉपिंग में से एक ड्रेस उठाया मैंने रख दिया शादी के लिए, तो ये शादी के लिए जो खर्चा हो गया वो हमारा हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कि हमने उठा कर रख दिया। कब यूज यूटिलाइज करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न देने के लिए हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट हर जगह से जमा हो रहा था, इसमें से प्रॉफिट हुआ ला दे, 30 मेरा 100 तेरा, 30 मेरा 100 तेरा, जो 100 का एक गुडलक बना के रख दिया, इट इज कॉल्ड अ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इज दिस क्लियर संजना, इज दिस क्लियर एवरीवन? जानकी देवी जी कहाँ गई, स्टार्टिंग में देखी उसके बाद वो गायब ही हो गई। संजना सिंह, यस यस यस, या आप राजपूत हो, क्लियर मैम। चलो एक बार ओवरऑल गो थ्रू कर देते हैं हमारा, ठीक है, ये होगा हमारा प्री कैप, प्री रिकैप। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हाँ पूछो ना, बिंदास पूछो।
पहला सवाल मेरे लिए संजना की तरफ से। संजना, बताइए आपकी क्या समस्या है? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। संजना, बोलो, कहाँ गई संजना? मेरा बच्चा पेट आप कौन सी यूनिवर्सिटी से दे रहे हो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? आप पेट एग्जामिनेशन दे रहे हो ना? कौन सी यूनिवर्सिटी से दे रहे हो? देखो, सारे पेट एग्जामिनेशन हो, सेट एग्जामिनेशन हो या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, पेपर वन के अंदर जो ज्यादातर होता है, मुझे आप, मेरा पेट का पेपर है 30 को, मुझे सिर्फ आप ये बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं पहले। मेरे लिए वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है, प्रोसीजर अलग होता है। वी कैन नॉट बी गिव विद अ प्रॉपर जजमेंट। अगर हम लोग, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है, उसी तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग है, पुणे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से दे रहे हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, इट इज फ्रॉम विच एरिया डियर? ये कौन से स्टेट में आया? संजना, पटना। ओके। तो डियर सुनो, वहाँ का क्राइटेरिया कैसा रहता है मैं आपको बताती हूँ। पेपर वन का जो बेस रहता है वो हमारा जो रहता है रिसर्च एंड एप्टीट्यूड। पहली बात तो ये पेट एग्जामिनेशन जो होता है वो किस लिए होता है? पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए ज्यादातर यूटिलाइज होता है। तो आप पेट का देकर अपना इंटरव्यू क्रैक करके और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पेट एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है रिसर्च वर्क पर। ठीक है, तो आपको रिसर्च के बारे में क्या क्या मालूम है? रिसर्च के अंदर कौन कौन से थियोरी होते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, कितने टाइप के रिसर्च होते हैं, ये आपको कंफर्मली होना चाहिए। हमारे यहाँ की अगर आपने पेपर वन की क्लास ज्वाइन करी होगी तो उसके अंदर आपको रिसर्च एंड एप्टीट्यूड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका जो बेसिक सब्जेक्ट होगा, अगर आपने कॉमर्स ही चूज किया है तो कॉमर्स में आपको जो है बिजनेस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर और आपका एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज क्लियर, विच इज रिलेटेड टू अवर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आप यूजीसी नेट के अंदर आप मेरे लेक्चर्स को अभी तक ओवरऑल अगर देखने जा रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एवरी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने पूरा ओवरऑल देख लिया, बैकग्राउंड हमने क्या देख लिया, पूरा बैकग्राउंड देख लिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करें? सीढ़ी चढ़े। पहले हमने बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड के बाद पैसा कलेक्ट करा, बिजनेस खड़ा करने की सोच रहे। अब बिजनेस खड़ा करने के बाद उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद आगे क्या होगा वो सब हम, पिक्चर अभी तक बाकी है। तो मैंने क्या बताया था, मैं आपको बताया ना कि पहले हम पिलर खड़ा करेंगे। पिलर पहले बेस देख लिया, जगह देख लिया हमने, बिजनेस इन्वायरमेंट क्राइटेरिया देख लिया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टूड करने के लिए। तो आप क्या करो, बिजनेस इन्वायरमेंटल के जो भी हमारे ये हो चुके हैं लेक्चर्स, आप उसको ओवरऑल ऑब्जर्व कर लो। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप देख लो। उसके बाद मार्केटिंग के ऊपर देख लो, ऑडिटिंग के बाद देख लो। ये सारे कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने एक है ना स्क्रीनशॉट बनाया है, अभी तक मेरे स्क्रीन पे है, अवेलेबल कि नहीं है मुझे आपको शेयर करना था वो चीज़। एक सेकेंड रुको, मैं आप लोगों को एक सेकेंड बता दूँ। मैंने अभी तक किया है, यहाँ पर एक पिक्चर रखा था। हाँ, आप लोग, नहीं नहीं, सॉरी, ये पिक्चर नहीं था। बिजनेस इन्वायरमेंट, नहीं है, नहीं अभी तक फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको बता देती। एक है ना प्रोसीजर रहता है, एक प्रोसीजर मैम पेपर बहुत टफ आता है, इसके पहले दिए थे।
हाँ डियर, पीएचडी के लिए पेट एग्जामिनेशन, या तो अगर आप यूजीसी नेट और सेट क्लियर करके आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो है आप पेट एग्जामिनेशन देकर जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेट का टफ क्राइटेरिया इसलिए आप लोगों को लगता है क्योंकि पेपर 1 में आपको 40 नंबर कंपलसरी लाने, पेपर 2 में आपको 40 नंबर कंपलसरी लाने। 200 मार्क्स का अगर आपका पेपर होता है तो ओवरऑल 80 के अबव आपके मार्क्स जाने चाहिए, तब जाके आप क्लियर कर पाते हो। अगर आपने पेपर 1 में 20 लिया, पेपर 2 में 100 ले लिया, तो आप पास नहीं होगे, क्राइटेरिया है। इज दिस क्लियर? जैसा 100 में से 40 मार्क्स पास है, तो वैसे ही पेट एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है। इज दिस क्लियर? तो पैट के लिए आपको क्या करना रहता है, ये सारे जो प्रिपरेशन है ना, आपका पटना का मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। अच्छा याद दिला दिया संजना, अगर आज नाइट में मैं थोड़ा सा एक स्क्रॉल कर देती हूँ। वॉट एवर नॉलेज आई कैन बी प्रोवाइड टू यू एज पर माई कंटेंट, श्योरली आई विल गिव इट टू यू। द पेट एग्जाम सभी यूनिवर्सिटी में है क्या मैम? यस, एवरी यूनिवर्सिटी आर गोइंग टू बी कंडक्ट द पेट एग्जामिनेशन because PhD is the last stage of our education. So if you would like to be pursue for the PhD examination, तो PET examination it is a side process। या तो आप PET को लेकर आगे बढ़ो, या तो आप UGC नेट को, या तो हर एक स्टेट का सेट एग्जामिनेशन होता है, वो सेट एग्जामिनेशन को देकर एक बार सेट एग्जाम देखो, पहले तो डिफरेंस समझ लो। सेट एग्जामिनेशन होता है कि आप आपके स्टेट में क्या कर सकते हो, एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप देते हो तो यूजीसी नेट के बेस पर आप ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हो। ये नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं होता है डियर। गुड इवनिंग पूजा कुमारी, ये टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। अरे वेरी नाइस पूजा। पूजा आज हमने पढ़ाया है शेयर्स के बारे में। आज अभी थोड़ी सी संजना की क्यूरीज थी, वी आर गोइंग टू बी क्लियर द क्यूरीज ऑफ अ संजना। पूजा जी देखिए, आज हमने शेयर्स के बारे में बात की। जस्ट गिव मी द 2 मिनट्स, सो आई विल एक्सप्लेन द संजना। सो प्लीज क्लास की टाइमिंग क्या है, प्लीज हेल्प मी। पूजा जी देखिए, रोज रात को 8 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, 8 से लेकर 9 बजे तक। अभी हमारे फास्टिंग ईयर्स चला है, तो मे बी 23rd के बाद, 24th के बाद हमारी क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, और एक स्लॉट जो है आपके हिसाब से टाइमिंग कन्वीनियंट टाइम देखकर हम आपके, क्योंकि आप लोग लिमिटेड स्टूडेंट हो, तो हम लोग उसके हिसाब से आपके क्लासेस को मैनेज कर लेंगे। इज दिस क्लियर? अभी पूजा जी देखिए, सब में पहले आप मुझे बताइए, अभी तक की रिकॉर्डिंग क्लासेस आप देखकर जो है ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हो। ऑडिटिंग के अंदर हमने एक यूनिट, ऑडिटिंग यूनिट जो है यूनिट 2, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है हमारा फिनिश हो गया। ऐसे 5 पार्ट बनने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑडिटिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होते हैं, ऑडिटर क्या होते हैं। आज के टॉपिक था हमारा इशू ऑफ शेयर्स, और इशू ऑफ शेयर्स किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो आज की आप जब वीडियो देख लोगे तो यू कैन फाउंड इजीली। एंड अगर आपको आज की वीडियोस देखने के बाद और कल की वीडियो देखने के बाद भी आपके माइंड में कुछ क्यूरीज आते, कुछ डाउट आते, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट एंड क्यूरीज। ओके, आप जैसे जैसे नोट्स बनाने बैठोगे तब आपको जो भी क्यूरीज होगी, जस्ट लेट मी नो, देन आई विल हेल्प यू आउट। इज दिस क्लियर पूजा? और संजना, मुझे पटना यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं एक बार उसका क्राइटेरिया देख लेती हूँ कि उसका नीड क्या है, देन कल आपको सब में पहले मैं उस चीज के बारे में बता दूंगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? मोस्ट वेलकम पूजा, आप बिल्कुल भी ना घबराए। नेट सेट पेट एक्सप्लेन, यूजीसी नेट मतलब नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, जो आपको ऑल ओवर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कहीं पे भी जॉब दिलवा सकता है। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पीएचडी करने के लिए जो फाइनेंस की नीड पड़ती है, रिसर्च वर्क के लिए जो हम लोगों को फाइनेंस की नीड पड़ती है, तो जेआरएफ में वो हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। इज दिस क्लियर? और उसके बाद सेट एग्जामिनेशन होता है, वो स्टेट वाइज होता है। ओके, अभी जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो महाराष्ट्र का सेट एग्जामिनेशन, अगर आप जम्मू कश्मीर होगे तो जम्मू कश्मीर का सेट एग्जामिनेशन होगा। वहां पर क्या होता है, उस स्टेट से रिलेटेड आपको सारे क्राइटेरिया आपके टॉपिक के हिसाब से पता होना चाहिए। जैसे अभी कॉमर्स है, तो महाराष्ट्र में बजट कितना बना, महाराष्ट्र का बजट यूटिलाइज कैसा हुआ, महाराष्ट्र के अंदर जो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना ये चीज गई, ये सारे कंसेप्ट हमको क्या करने थे। यस, बिहार की भी सेट एग्जामिनेशन होगी।
जो स्टेट होगा, एवरी स्टेट हैव अ सेट एग्जामिनेशन कंपल्सरीली होता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेट एग्जाम भी होता है, नेट एग्जाम भी होता है। देखो अभी सर को जो है एक हमारा फिलर फॉर्म जो ऐप है उस उनको ऑथराइज सर्टिफिकेट मिला था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप राजस्थान सेट एग्जामिनेशन का जो है लेक्चर लोगे। मे बी आई एम नॉट श्योर, बट सर की तरफ से आया था मुझे कि राजस्थान का आया था। हाँ, लैंग्वेज भी स्टेट के हिसाब से ही होती है। तो इट इज डिपेंड अपॉन यू, यानी लैंग्वेज में आप मराठी में अपियर करना, अभी जैसे महाराष्ट्र में पेपर मराठी में आएगा आपको, और आपको इसमें आएगा क्या कहते हैं, इंग्लिश में आएगा। अगर आप यूपी बिहार में रहते हो तो आपको हिंदी में आएगा, और कहाँ में आएगा, इंग्लिश में आएगा। तो आप जो लैंग्वेज आपको इजी लगेगी आप वो ले सकते हो। हाँ, पेट एग्जामिनेशन वो यूनिवर्सिटी ये करती है पीएचडी कोर्स के लिए। उसके अंदर वो आपको रहता है 200 मार्क्स का पेपर होता है। झारखंड, बिहार, और एक मिनट मैं आप लोगों को एक बार सॉर्ट आउट करके दिखा देती हूँ। इट इज अ स्टेट वाइज एग्जामिनेशन। वेट, मैं एक बार अपना जो है अपने गूगल बाबा से सर्च कर लूँ। कंपलसरी होगी डियर। बिहार, यूपी, झारखंड सेट एग्जाम। यूपी सेट, झारखंड सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है डियर। SLET नाम होता है उसका। ओके, बिहार SLET। ओके, झारखंड का भी सेट एग्जाम होता है, इंफॉर्मेशन होती है। झारखंड सेट एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल टिल अप टू द सून, ऑलरेडी अवेलेबल है मे बी। हाँ, थोड़ा नेम अलग है। देखो मैंने बताया ना, यहाँ पर सेट होता है तो SLET होता है। गुजरात में होती है सेट एग्जाम, दिसंबर में आएंगी। ओ संजना, यस राइट मैम। यूपी में किस नाम से है मैम? यूपी का, उत्तर प्रदेश का तो नहीं पता, बिहार का बता रहे हैं। यूपी का देख लेती हूँ मैं। यूपी सेट का यूपी सेट ही लिखा हुआ है, यूपी सेट। बिहार, देखो सेट एग्जामिनेशन टेस्ट क्राइटेरिया एग्जाम सेंटर इन इंडिया बहुत ज्यादा है। एडमिट आउट आउट बिहार का सेट है। देखो मैं बता रही हूँ आपको, पूरी मेरे पास लिस्ट है। एक लिस्ट मैंने ये करी है, डाउनलोड की है मेरे पास। आसाम में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गोवा, उड़ीसा। पेट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी अपॉइंट करती है। यूनिवर्सिटी एक या तो ऑफलाइन मोड पर लेती है या तो ऑनलाइन मोड पर एग्जाम लेती है। सेंटर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं नियर बाय योर, जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी का जितना भी सोर्सेज जाता है उस हिसाब से वो क्या करती है। अभी जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपको जो है सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, वो कहीं पे भी लगेगा। ओके, यानी स्टेट में आपको, फिर आपको जो नियर बाय स्टेट के अंदर आपको है वो स्टेट, अभी समझ लो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया। ओके, पेट एग्जामिनेशन मेरा क्लियर है, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से दिया। तो मुंबई में अगर मैंने अप्लाई किया तो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी वो यूनिवर्सिटी का लिंक जो भी सोर्सेस में जाता है, तो सेंटर आपको कहीं पे भी मिल सकता है। आप वो सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो और अपना पेट एग्जामिनेशन दे सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी का पेट एग्जामिनेशन कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन हुआ था, बाकी ये फिर ऑफलाइन मोड पर होता है। देन यू हैव टू बी विजिट फॉर द यूनिवर्सिटी फॉर द एग्जामिनेशन, या फिर वो सेंटर अलॉट करेगी वहां पर देना होगा। वो आपको होता है 200 मार्क्स का, और 300 मार्क्स का ही सेम पेपर आता है आपको। 100 मार्क्स जो है आपको उसके नहीं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स जो है आपको क्या करने होते हैं, पेपर 1 का होता है। 100 मार्क्स जो आपको रहता है दूसरा, यानी कॉमर्स फैकल्टी अभी मेरा है तो कॉमर्स पे होता है। 100 मार्क्स के अंदर से आपको 40 मार्क्स लेने होते हैं, फिर अनदर 100 मार्क्स में आपको 40 लेने होते हैं।
इसके पहले मैंने जब ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट किया था तो अमरावती यूनिवर्सिटी से किया था, जिसके अंदर हम पेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कराते थे। पेट एग्जाम इट इज नॉट अ स्टेट लेवल, इट इज अ यूनिवर्सिटी। वो हर एक यूनिवर्सिटी, अभी ऐसा नहीं है कि मेरे स्टेट में एक ही, अभी जैसा महाराष्ट्र में 2 यूनिवर्सिटी आ रही है मेरे लिंक में। एक आ रही है अपना महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में मेरा आ रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो इट इज डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, उसके जो है सोर्सेस, उसकी लिंक कहाँ तक जाती है। नाउ इट इज क्लियर। तो कल का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, संजना का जो है बिहार का जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का पेट एग्जामिनेशन की डिटेल जो है मुझे उसको थोड़ी सी दे देनी है। उसके बाद हमारा जो साथ में चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स पूरा हो गया है। यार मैं तमिल में जाऊंगी तो तमिल होगी, अभी महाराष्ट्र में हूँ तो इंग्लिश और मराठी। देखो इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज दे दिया है साथ में, उसके बाद मदरहुड लैंग्वेज वो तुम्हारे को डिसाइड करनी है कि आपको कौन सी इजी पड़ती है। ठीक है, हिंदी मराठी ऐसा आपको स्पेसिफिक स्टेट वाइज लैंग्वेज, इट इज डिपेंड, एक स्टेट लैंग्वेज होगी और एक इंग्लिश होगा, तो आप स्टेट लैंग्वेज में पेपर अपियर कर लो या तो फिर इंग्लिश में अपियर कर लो। क्लियर, ओके। कल हम लोग सिर्फ एक छोटा सा हिंदी एंड इंग्लिश जैसा वो, हाँ यस मैम, झारखंड सेट एग्जाम्स के बारे में भी कुछ बता दीजिए। झारखंड सेट एग्जामिनेशन बेटा मुझे एक बार है ना देखना पड़ेगा, आपने मुझे जयपुर का बताया है, मेरे को टाइप कर लेने दो, तो मैं कल छोटी मोटी जो भी डिटेल्स वॉट एवर आई कैन प्रोवाइड इट टू यू, श्योरली आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू। एक सेकेंड, आपने मुझे बताया बिहार जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, उसके बाद होगा झारखंड सेट एग्जामिनेशन। चलो कल मैं इन 2 टॉपिक के ऊपर आपको दे दूंगी। यस संजना, यस काव्या, क्लियर। कहाँ से हो? ओके, तो आज का हमारा क्राइटेरिया आप सबको क्लियर है कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। आज का हमारा जो क्लियर हो गया है वो किसके ऊपर क्लियर हो गया, हमारे इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। सेम वैसे यही चीज थी, एक चीज याद रखो, एक चीज और करके जाओ। थैंक यू सो मच। ओके, एक चीज सिर्फ अपने माइंड में रखो, जिस तरह से शेयर्स के बारे में देखा, जिस तरह हमने शेयर्स के बारे में जाना है, उसी तरह हमको किसके बारे में जाना है, डिबेंचर। डिबेंचर एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, सेम वही डिबेंचर इशू का प्रोसीजर वही होगा, डिबेंचर रिडम्पशन का भी प्रोसीजर ऐसे ही होगा। इज दिस क्लियर? यानी शेयर्स हमने किससे मांगा था, हमने शेयर्स जो है हम लोगों ने पब्लिक से मांगा था शेयर्स की शक्ल में। अब हमको अगर लोन उठाना है, जैसे हम बैंक से लोन उठाते, वैसे हम किसी पर्सन से या किसी कंपनी से या फिर किसी भी एम्प्लॉय से जब हम लेते हैं, तो ऐसा अगर लोन के कंडीशंस पे लेते तो उसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। इज दिस क्लियर डियर? आपने कौन सा ऐप जो चूज किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप के अंदर जाना होगा। ऐप के अंदर कंटेंट के अंदर आपको रिकॉर्डिंग में मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसके बाद आपको नोट्स जो है सारे नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर? और आपको रेगुलर रिमाइंडर आता जाएगा जब भी मैं नोट्स या कुछ अपलोड कर दूंगी। डियर आप आज वीडियोस देख लो, उसके बाद अगर आपको कुछ क्राइटेरिया आता है, देखो बिजनेस इन्वायरमेंटल के आपको रिटर्न वर्क के अंदर आपको पहले जो 2 नोट्स मिलेंगे, पहला नोट्स का हिंदी में एक अलग स्लाइड है और इंग्लिश में अलग स्लाइड है। उसके बाद में आपको जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स की 2 स्लाइड मिल जाएगी, मतलब 2 पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद जितने भी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, उसके अंदर हिंदी इंग्लिश आपको डायरेक्टली ज्वाइन मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ मैंने सर को बता दिया है 2499 को। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। ओके, हाँ मैंने सर को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी सर को मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिया है, तो डेफिनेटली ही विल हेल्प यू आउट। और कोई इशू रहेंगे तो आप लोग मुझे कल
क्या गई वो, कहा नाम है उनका, पूजा कुमारी। यस, पूजा जी, आपको जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कल पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो कल का हमारा जो डिबेंचर का मैं बता रही हूँ आपको, डिबेंचर का भी सेम प्रोसीजर, तो मैं डिबेंचर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। खाली डिबेंचर इज अ लोन, ये समझ के चलना है, और बाकी सेम प्रोसीजर है उसका। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को वास्ट नहीं करना है। ठीक है। गुड नाइट मैम, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू राबिया, थैंक यू पूजा, थैंक यू रुक्मणी, थैंक यू खुशहाली, थैंक यू टू अटेंडिंग अ लेक्चर। थैंक यू खुशहाली। ओके, बाय डियर। गुड नाइट डियर, गुड नाइट रीटा। बाय बाय।